हूं इकबाल साहब, इकबाल मामलानी साहब, जो कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के नाते थे और होना भी था उनको उस कार्यक्रम में, लेकिन नाम उनका भी बहुत कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है कि महाराष्ट्र इस बार कहीं कोई आगे कभी कुछ होता है तो वो भी एक ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी की कहीं एक विकल्प हो सकता है। लेकिन इसके साथ में मैंने जो अभी पूछा था सुनील सर से, मैं दोबारा में पूछ लूंगा कि अभी फिलहाल में मोदी जी जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरा करते हैं, बटोरते हैं, ठीक है, डेंट लगे हैं, कमी हुई है, लेकिन फिर भी 8-10% वोट तो एकदम स्थायी है कि उनके नाम पर मिल जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है। आंकड़े जो कहते हैं कहीं दिखते हैं जब हम मीमांसाएं करते हैं, तो ऐसे सब में कल हम देवेंद्र फडणवीस की भी जो बॉडी लैंग्वेज थे उसे पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उनकी जो चहचाहट है वो भी कुछ कहानियां कह रही है। क्या कुछ महाराष्ट्र में किस तरह की चीजें निकली हैं, आप तक क्या पहुंचा है और वहां क्या सुगबुगाहटें बनी हुई है? टिप्पणी आप। देखिए, सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष, नवरात्र और ईद की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव जी, जैसे आपने पूछा कि कल देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और उसको लेकर के संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि सुनवा आरएसएस। देता हूं, मैं सुनवाता हूं, आपने उसका जिक्र किया, मेरे पास है वो बयान, मैं आपको सुनवाता हूं, दर्शक भी सुने उनका जो है, वो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, सुनिए। रिटायरमेंट है, किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। ये आप इसी बयान का शायद जिक्र कर रहे थे, तब आप टिप्पणी जी कीजिएगा, मैंने बिल्कुल। कहा ताकि वो सुना भी दिया जाए देखिए, उसको। जी। मोदी जी की एक चीज बड़ी अच्छी है, हमने पिछले दिनों देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हावी हुए तो हम वहां पहुंच गए। अब हमें लगा कि कुछ महीनों के बाद 75 होना है, जो और जो खतरा है वो नागपुर से होते हुए दिल्ली तक पहुंचना है, तो हम वहां पहुंच गए। तो इसमें कोई इनकार नहीं, क्योंकि ये कानून बनाया अभी उनका था, और आरएसएस की एक जो लॉबी है वो गुजरात लॉबी के बिल्कुल खिलाफ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप देखिए कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, येदुरप्पा, ऐसी एक बहुत बड़ी लॉबी है जिन्हें एक रिटायर करने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से हटा दिया गया था, और उसको लेकर के अपना जो कद बढ़ाने के लिए लगातार काम करना शुरू कर दिया गया था। आज मोदी जी को जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जब बहुत ताकतवर लोगों में से थे, और उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से उठा करके वहां सीधे अध्यक्ष बना दिया गया। उसकी वजह ये थी कि संघ का मानना था कि उसे किसी तरीके से बैलेंस किया जाए। हालांकि उस वक्त दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी वहां मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी को कोई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा पहचानता था। हालांकि कद्दावर नेता थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी जैसे तो बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद संघ ने जो है अपनी भूमिका को निभाई और पूरी तरीके से उठा करके उसे वहां रख दिया, और आपने देखा कि किस तरीके से उसे बैलेंस किया गया है। इसी तरीके से इस बार जो इनकी मीटिंग हुई है, जो 11 साल की अगर हम बात करें, तो ये कहा जाता है कि दत्तात्रेय होसबोले जी ने काफी मेहनत की है इस मीटिंग को लेकर के, और इस मीटिंग को कराने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जो कि हालांकि इस मामले के अंदर लगातार चीजें टकराव बनती जा रही है, आरएसएस वर्सेस मोदी जी। उसकी वजह है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो नया अध्यक्ष आए वो ऐसा अध्यक्ष हो जो नॉर्थ और साउथ को लेकर के लगातार तालमेल बिठा करके वहां चलता रहे, और इन सारी ही चीजों को लेकर के मैनेज किया जाए, जिससे उन्हें तकलीफ न हो, और आने वाले दिनों में जो टकराव है गुजरात लॉबी वर्सेस के अंदर वो चीजें खत्म होने की बात की जाए। हालांकि नए अध्यक्ष को नाम लेकर के हमारे पैनलिस्टों ने जिस तरीके से बात की है, मैं ये बता दूं कि वो नाम अगर आते हैं संजय जोशी जी का, तो मोदी जी और शाह साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि मोदी जी
अपनी तबीयत को लेकर के बता रहे हैं कि वो एकदम स्वस्थ है, वो 2029 तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन ये 2029 तक का मसला नहीं है। असल में 2029 के बाद भी वो इकबाल सर वो तो अपने ही चेहरे पर 2034 भी चाहेंगे, वो तो यस 2047 के वो 2000 यस तो उनकी जो तैयारी है वो बहुत बड़े लेवल पर है, जिसको लेकर के संघ जो है वो तैयार किसी तरीके से नहीं आ रहा है। हालांकि संघ के अंदर और मोदी जी के अंदर जो रसाकसी चल रही है वो बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, जिसको लेकर के ये सामने चीजें नहीं आ रहे। कल का जो दौरा मुझे लगता है शायद मलिक साहब ने कहा कि वीडियो देखने से उनकी स्थिति साफ तौर पर पता लगती है कि क्या स्थिति थी, काफी नर्वस भी नजर आ रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालात जो है वो धीरे धीरे करके बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस अब ये समझ चुका है कि खुद नरेंद्र मोदी 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री गुजरात के रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जिस तरीके से गुजरात लॉबी बिजनेस को लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है। देखिए पीके मिश्रा साहब भी उनके साथ जो सेक्रेटरी है इस वक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी एक लंबे समय से। तो गुजरात लॉबी जिस तरीके से वो केंद्र में हावी होती जा रही है, वो चीजों को वो खत्म करने का लगातार प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ ये अपने वर्चस्व को जमा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि 8 से 10% वोट जो है उनके नाम पे आते हैं। तो उन सारी ही चीजों को लेकर के अब संघ जो है वो ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो लाया जाए, चाहे वो नितिन गडकरी की शक्ल में हो, आदित्यनाथ की शक्ल में हो, योगी आदित्यनाथ की शक्ल में, इन जैसे लोगों को ला करके जो वोटों के अंदर एक अंतर है उसे पूरी तरीके से भरपाई की जाए और उन्हीं चीजों को लेकर के लगातार आगे बढ़ा जाए। 2024 का चुनाव जो है संजीव जी, वो साफ तौर पर मोदी जी की समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 ने यह साफ कर दिया था कि वो चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन सत्ता में अपने बल पर वापसी नहीं कर सकते। तो अगर 2029 में 2-3 चुनौतियां हैं, अगर उनको सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री बने रहना है और इसके साथ आगे की रणनीति तय करनी है, तो उन्हें संघ का साथ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर के वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अडवाणी की अगर हम बात करें, जिस समय वो बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे, उस वक्त भी नितिन गडकरी को लेकर के जिस तरीके से आपने देखा था कि 2010 के अंदर किस तरह ये सारी चीजें मैनेज की गई थी, बड़े बड़े लीडर होने के बावजूद। इसी तरीके से मोदी जी को ये खतरा है कि अगर उस तरह की चीजें दोहरा दी गई और उनको लाल कृष्ण आडवाणी बना दिया गया, तब तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन सारी चीजों को लेकर के वो लगातार, चाहे वो नागपुर हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इन सारी चीजों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके से चीजें संभाली जाए। हालांकि संजय राउत का जो आज बड़ा बयान है वो वाकई में, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि सबसे नंबर 1 रेस के अंदर, युवा रेस के अंदर जो है वो नाम संघ के अंदर वह देवेंद्र फडणवीस का है और नितिन गडकरी का है। हालांकि नितिन गडकरी जो है वो कुछ सालों पहले बहुत पहली चाहत थी, लेकिन अब एज के हिसाब से उनको लगता है कि फडणवीस एक ऐसे युवा नेता है जिनकी ना डिग्री पे सवाल होगा, ना उनके रिलेशंस पे होगा, उनके अपने कॉर्पोरेट लेवल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, साथ ही युवा होने के नाते महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी पकड़ रख रहे हैं। तो जिस तरीके से धीरे धीरे करके फडणवीस अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो योगी के बुलडोजर की बात हो या किसी और चीजों को, तो वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही एक खतरा जो है वो सबसे बड़ा बनता जा रहा है। इकबाल सर बहुत छोटी सी अंतिम संजीव जी 1 मिनट में अनिल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके परम मित्र शिवराज चौहान भी कुछ सवाल पूछ रहे होंगे भागवत जी से कि भैया मैं तो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन में, मेरे तो नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं क्या करूं? मैं टूटी हुई कुर्सी पे ही चलता रहूंगा क्या भोपाल और दिल्ली के बीच में? तो ये ऐसे लोग भी तो सवाल उठा रहे हैं, तो इन पर भी थोड़ा विचार कीजिए। निश्चित तौर पर मामा का कोई जवाब, मामा तो बहुत अलग किस्म की ब्रीड है और मामा वो जो है सारा कुछ, उसमें बहुत सारी पोटेंशियल है। उनको कहीं कोई, वो भी एक ऐसा है कि कहते हैं ना कि छुपा हुआ एक कार्ड होता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। मैं टिप्पणी अंतिम इकबाल सर की लूंगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि क्या कोई महिला का नाम आ सकता है, इसमें इनकार नहीं किया सकता कि अनिल जी ने, मलिक साहब ने, सबने ही कहा कि कुछ भी संभव है। लेकिन हाँ, 12 राज्य जहां विधानसभा इलेक्शन होने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा, अब जैसे अनिल जी ने भी कहा और उससे पहले भी हमने बात की कि
संघ चाहता है कोई ऐसा नाम हो जो साउथ और नॉर्थ को जो है वो जोड़े, और जिस तरीके से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उसको किसी तरीके से संभाला जाए। हालांकि इस वक्त जो दावेदार है गुजरात लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गए, नितिन गडकरी हो गए, शिवराज चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, और कुछ साउथ से ऐसे नाम है जो खतरा बने हुए हैं। उन सारी ही चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से संभाला जाए, और जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि बीजेपी जब तक पॉलिटिक्स में है, जब तक जनसंघ का पावर है, आज न चाहते हुए भी, जिस तरीके से शुरुआत में बात हुई थी कि पहले एक कोई भी संघ का व्यक्ति कहीं जाता था तो वो चने खा लेता था, या तो बेचारा किसी के वहां सो जाता था, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब एक कॉर्पोरेट हाउसेस मैं बहुत छोटा सा खत्म कीजिएगा, वो बीते जमाने की बात होगी। मुझे लगता है वो चने फुटाने खाने और राजपरियन निगम की बसों में चलना वो दौर खत्म हो गया इकबाल सर। और अब तो अब ये कॉर्पोरेट तक जो पहुंचा है वो इसी पावर ने पहुंचाया है, और इसी पावर को लेकर के आगे रणनीति बनानी है। तो जो व्यक्ति रहेगा वो ऑब्वियसली इस तरीके का लाया जाएगा जो नॉर्थ साउथ को लेकर के चले। संजीव जी।